अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत से बच्चे आपकी क्लास में जो है वो न्यू आए थे, तकरीबन आधी क्लास 20 से 25 बच्चे, इसलिए जो है वो यूनिट नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे ताकि वो बच्चे भी आप सबके साथ मिल जाएं। तो यूनिट नंबर 1 है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं पहले। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? एक प्रोसेस है पूरा, किस चीज़ के लिए? द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक पूरा प्रोसेस होगा। दिस यूनिट इंट्रोड्यूसेस द मेथोडोलॉजीज टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या बताया जाएगा? प्रॉब्लम के बारे में बताया जाएगा, प्रॉब्लम है क्या और उसको सॉल्व किया जाएगा इन एन इफेक्टिव मैनर। एक इफेक्टिव मैनर के थ्रू जो है, यानी एक स्ट्रेटजी के थ्रू जो है उसको सॉल्व किया जाएगा। और इसमें आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के उसके स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स को कैसे फॉलो करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। नंबर 2 फ्लो चार्ट्स पढ़ेंगे। नंबर 3 एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। नंबर 4 टेस्ट डाटा के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। एंड द लास्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। यानी हमने जो एल्गोरिदम फ्लो चार्ट बनाए या जो प्रोग्राम बनाया, कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके स्टेप्स में कोई एरर है तो उसको हम करेक्ट करेंगे। दीज आर द 6 मेन स्टेप्स टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पहला पॉइंट था इस चैप्टर का, उसको हम देखते हैं डिटेल के अंदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो अ सिस्टमेटिक अप्रोच। यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है टू फॉलो अ सिस्टमेटिक अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब होता है यानी आप एक सीक्वेंस में स्टेप्स जो होते हैं आप उसको फॉलो करें, सीक्वेंस फॉलो करें किसी भी चीज़ को अप्रोच करने के लिए, तो आप जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस द डिफरेंट स्टेप्स। हम डिफरेंट स्टेप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे दैट वी कैन फॉलो टू सॉल्व अ प्रोग्राम सिस्टमेटिकली। यानी हम किसी भी प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली जो है वो कैसे अप्रोच करते हैं उसको जो है वो हम डिस्कस करते हैं। इसका सब पॉइंट है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन दैट डज नॉट कंटेन एनी एम्बिग्विटी। यानी एक जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होता है वो कौन सा होता है? किसको हम कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड है और किसको कहते हैं कि ये वेल डिफाइंड नहीं है? तो वेल डिफाइंड कौन सा होगा? कि दैट डज नॉट कंटेन एनी एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी होती है कि किसी भी किस्म का अबहाम, किसी भी किस्म की जो है वो कन्फ्यूजन आप इसको इजी वर्ड्स में एम्बिग्विटीज को कह सकते हैं। कि एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम ऐसा होगा कि जिसमें किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं होगी, किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। यानी हमें क्लियरली समझ आ चुका होगा कि ये प्रॉब्लम है क्या। ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड। यानी उसकी जितनी भी कंडीशंस होंगी वो क्लियरली स्पेसिफाई होंगी, बताया गया होगा। एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल। और उसका गोल जो है वो क्लियर होगा। यानी गोल मीन कि आपने करना क्या है, राइट। नंबर 1 उसकी कंडीशंस जो है वो क्लियर होंगी। नंबर 2 उसका गोल क्लियर होगा। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। तो ऐसा प्रॉब्लम जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में भी और उसको सॉल्व करने में भी। इसकी हम एक बहुत अच्छी एग्जांपल डेली लाइफ की क्या ले सकते हैं कि जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं, राइट। उसमें आपका एक प्रॉब्लम है ना एग्जाम देना, तो ठीक है, तो यानी चाहे किसी को अच्छा लग रहा है चाहे किसी को बुरा लग रहा है, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम कि यू आर गोइंग टू टेक एन एग्जाम, राइट। अब उसमें क्या होगा? उसमें गोल्स क्या होंगे? उसने कहा ना क्लियर गोल क्या होगा कि आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, राइट। बहुत अच्छे मार्क्स लेना आपका क्लियर गोल हो गया। जाहिर है कोई ये नहीं कहता कि मैंने अच्छे मार्क्स नहीं लेने, हमेशा सबका यही एम होता है, गोल होता है कि मैंने अच्छे मार्क्स लेने हैं। और उसकी जो कंडीशंस क्लियरली स्पेसिफाइड कौन सी होंगी
कि जो जैसे आपकी परसेंटेजेस होती हैं कि 33% पे जस्ट पास होता है और बिलो 33% जो है वो पास नहीं होता, उसको फेल कंसीडर किया जाता है। इसी तरह से जो 80% है और अबव है उसका A+ ग्रेड होता है, और जो 70% और उससे अबव है उसका A ग्रेड होता है। फिर इसी तरह से सो ऑन 60% और उसके अबव पे B ग्रेड, 50 और 50+ पे जो है वो C ग्रेड होता है। इसी तरह से ये कंडीशंस भी क्लियर हैं, किसी का भी एक भी नंबर इससे कम होगा या ज़्यादा होगा तो वो ज़ाहिर है ग्रेड जो है वो नेक्स्ट ग्रेड में चला जाएगा, राइट। तो ये कंडीशंस भी क्लियर हो गई, गोल भी क्लियर हो गया। तो इस किस्म का आपका प्रॉब्लम होना चाहिए, डिफाइन आपने उसको ऐसे करना है किसी भी प्रॉब्लम को कि वो जो है क्लियर गोल हो उसका और क्लियर कंडीशंस हो। गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज डिफाइंड और वेल और नॉट, कि किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देने से पहले कि फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज डिफाइंड और वेल और नॉट, कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट डिफाइंड वेल देन वी कैन यूज वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज टू डिफाइन अ प्रॉब्लम। यानी सबसे पहले हमने देखा कि प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफाइंड है या नहीं है, उसमें गोल क्लियर है, उसमें कंडीशंस क्लियर है या नहीं। अगर प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड नहीं है तो सबसे पहले हमें उसको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। और क्लियरली डिफाइन करने के लिए हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करेंगे, उसमें है जी सबसे पहले गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यानी सबसे पहले हम उसका 3 स्ट्रेटजीज है हमारे पास, गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज गेसेस और ड्रॉ पिक्चर। इन तीनों में से हम कोई एक भी यूज कर सकते हैं, तीनों भी यूज कर सकते हैं, या कोई सी 2 मिला के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये डिपेंड्स अपॉन जो है प्रॉब्लम डेफिनेशन। वी ट्राई, सबसे पहले हम पहले देखते हैं, वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस इन विच द प्रॉब्लम इज हैपनिंग, यानी सबसे पहले हम उस सिचुएशन को जानने की कोशिश करते हैं, उन सर्कमस्टांसेस को जानने की कोशिश करते हैं, सराउंडिंग्स को जानने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो हैपन हुआ है, अकर हुआ है, राइट। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। इस तरीके से हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस प्रॉब्लम की गिवन स्टेट जो होती है, जो उसकी सिचुएशन होती है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट आल्सो हेल्प्स टू नो व्हाट अ गुड सॉल्यूशन, और ये किस चीज़ में हमारी हेल्प करता है, गुड सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में भी। जाहिर है जब हमें उसकी सिचुएशंस का पता चल जाएगा तो हमें उसकी ओरिजिनल स्टेट का पता चल जाएगा, तो हम गुड सॉल्यूशन दे सकते हैं। हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर द सॉल्यूशन, और हमें ये भी पता चल जाता है कि हम उस सॉल्यूशन को कैसे मेजर कर सकते हैं। इसकी सब बहुत बेस्ट एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं डेली लाइफ की, कि समटाइम ऐसा होता है कि हम एक प्रॉब्लम को फेस कर चुके होते हैं, या हमारे कोई जानने वाले जो है वो एक प्रॉब्लम को फेस कर चुके होते हैं। जब उसी तरह की प्रॉब्लम जो है हमें अगेन जो है वो हमारे सामने आती है तो हम उसकी बैकग्राउंड नॉलेज लेते हैं कि उस टाइम जब ऐसा हुआ था तो हमने क्या सॉल्यूशन किया था जो हमारी प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ट जो है वो देखा गया था। ठीक है जी। नंबर 2 स्ट्रेटेजी क्या है, यूज गेसेस। वी ट्राई टू गेस द अननोन इंफॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गेसेस, यानी गेस क्या कहते हैं, आइडिया लगाना, आइडिया लगाने को क्या कहते हैं, गेस करना, कि हम कोशिश करते हैं कि अननोन इंफॉर्मेशन को गेस लगाएं थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेज, यानी जो उसके इक्वल तरीन गैसेज हों उनमें से कोई जो है वो बेस्ट गैस जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाए। दीज गैसेज मे बी बेस्ड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी ये गैसेज भी जाहिर है किस पे बेस करेंगे, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर हमने पास्ट में कोई ऐसी चीज़ देखी हो या सुनी हो तो उसका सॉल्यूशन जो है वो हमारे माइंड में होता है कि ऐसा करेंगे तो हमारा जो ये प्रॉब्लम है वो ठीक सॉल्व हो जाएगा। नंबर 3 क्या है, ड्रॉ द पिक्चर। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन, यानी अगर कोई प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है हम उसकी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं। वो क्या कहता है, फिगर 1 शोज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब फिगर ये 1.1 में देखें क्या है जी, कैन यू सॉल्व दिस। इन्होंने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है प्रॉब्लम का। इस पिक्चर के अंदर क्या है जी, ये हॉर्स बने हुए हैं, 1, 2 और 3 हॉर्स इज इक्वल टू, प्लस किया हुआ है उनको, और इज इक्वल टू 30। इट मीन्स कि हर हॉर्स का जो नंबर है वो 10 होगा, इसीलिए फिर 30 बनेगा ना, 10 + 10 + 10 इज इक्वल टू 30, राइट।
तो ये हमने क्या किया, जाहिर है हमें सम का तरीका आता था, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस था कि सम ऐसे करते हैं कि जिसका आंसर जो है वो 30 आए, वो जाहिर है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो ऐसी होगी 10, 10 और 10। और दूसरे नंबर पे देखें, अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि 1 हॉर्स की जो वैल्यू है वो 10 है। अब ऑब्वियसली यहाँ भी 10 होगी, तो अब इसका टोटल देखें 18 है, तो इट मीन्स कि 10 इसका हो गया 18 में से, और फिर जाहिर है ये 4 और ये 4 का होगा तो ये 18 बनेगा, क्योंकि 10 + 4 + 4 = 18 फिर आंसर हमारा आता है, राइट। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि 1 हॉर्स की वैल्यू 10 है, यहाँ से पता चल गया कि इस एंगल की वैल्यू जो है वो 1 एंगल की वैल्यू जो है वो है 4। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आंसर हमें क्या शो कर रहा है, 2 कर रहा है। अब जाहिर है इसकी वैल्यू हमें पता चल गई थी इस स्टेप के ऊपर के 4 थी, तो 4 माइनस ये अगर होंगी तो इसका मतलब है कि इसका आंसर 2 आ रहा है, तो यहाँ पे फिर 2 आएगा ना, 4 - 2 = 2 आंसर हमारा आ जाएगा। और फिर इस स्टेप में अब देखें यहाँ पे 2 है, राइट। अब यहाँ पे 2 किसका है, 1 इसका है और 1 इसका है, ये भी ठीक हो गया, यानी इस एक सॉक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 हम लगाएंगे। यहाँ पे 1 हॉर्स की वैल्यू क्या थी, 10, और इस एंगल की वैल्यू क्या थी, 4। लेकिन अब ये देखें कि 4 इस डबल एंगल की थी, ये डबल एंगल है ना, ये वाला 1 और ये 2, ठीक है। तो अब इसकी 4 अगर थी तो इनमें से अगर हम ये 1 एंगल लेंगे, ये 2 एंगल्स थे जुड़े हुए, ठीक है, इनमें से हम 1 एंगल ये लेंगे तो इसका मतलब है ये 4 था, तो इस हाफ एंगल की कीमत कितनी होगी, 1। अब देखें, आप डी मैथ्स रूल आपने किया होगा जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन और जो है डिवीजन वो पहले करते हैं और फिर उसके बाद प्लस और माइनस की बारी आती है। तो जाहिर है हमने मैथ के उस रूल को मद्देनजर रखना है, क्योंकि ये हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ ये बात क्लियर हो गई कि इस 1 सॉक्स की वैल्यू 1 है, 1 हॉर्स की वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 2 है, ये क्योंकि ये हाफ एंगल है, यहाँ 4 थी, यहाँ 2 हो जाएगी। तो अब अकॉर्डिंग टू डी मैथ्स रूल यहाँ पे 10 को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डी मैथ्स में जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पहले होती है, प्लस माइनस बाद में होता है। तो 10 × 2 20 हो गया, 20 + 1 कितना हो गया, 21, जहाँ पे आंसर आ जाएगा 21। ठीक है जी। इस तरह से कंप्यूटर्स का या किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो हम क्या करते हैं, इसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हो गया, गैसेस की स्ट्रेटेजी भी हमारी जो है वो यूज़ हो गई, राइट। प्रॉब्लम को सही हमने डिफाइन भी कर लिया, इसका आंसर जो है वो 22 आ गया, 1 आ गया। अब ये देखें, ये इस तरह के जो बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन दी हुई होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या इसने कहा, अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड इफ आई वर गिवन अ 1 hour टू सेव द प्लेनेट, यानी अगर मुझे जो है वो प्लेनेट को सेव करने के लिए 1 घंटा दिया जाए, I would spend 59 minutes defining a problem and 1 minute to resolve it। यानी उसने देखें प्रॉब्लम को डिफाइन करने की कितनी ज़्यादा अहमियत है, उसके ये एक जुमले में उसने बता दिया कि अगर उसको 1 घंटा दिया जाए, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। उसने कहा अगर मुझे 60 मिनट्स दिए जाएं तो 60 में से 59 मिनट मैं प्रॉब्लम को डिफाइन करने में लगाऊंगा और 1 मिनट जस्ट उसको सॉल्व करने में लगाऊंगा। क्योंकि अगर प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफाइंड हो जाए, सही तरीके से डिफाइंड हो जाए, तो फिर उसको हमें सॉल्व करने में विद इन नो टाइम हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी वो उसने क्या कहा, दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि उसने कहा 60 मिनट अगर मुझे दिए जाएं तो 59 में उसको डिफाइन करने में लगाऊंगा प्रॉब्लम को और फिर 1 मिनट में मैं उसको सॉल्व कर लूंगा, राइट। और दूसरी क्या बात उसने कही, पिक्चर स्पीड्स लाउडर देन वर्ड, यानी पिक्चर्स जो हैं वो वर्ड से ज़्यादा तेज़ी से हमें जो है वो समझ आती हैं, राइट। तो इस बात का क्या मतलब है, ये जो ऊपर उसने यहाँ पे बात कही थी कि ड्रॉ अ पिक्चर, ये इस चीज़ की अहमियत को शो कर रही है कि अगर प्रॉब्लम जो है वेल डिफाइंड नहीं है तो हम उसकी पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि जो रिटन फॉर्म होती है वो हमें उसको पढ़ के रीड करके अंडरस्टैंड करना पड़ता है, लेकिन जो पिक्चर है वो हमें एट अ ग्लैंस यानी थोड़े फासले से ही हमें पिक्चर को देख के ज़्यादा जल्दी कोई भी चीज़ समझ में आ सकती है। इसीलिए यहाँ जो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट वगैरह हैं वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो है वो
हेल्प आउट करेंगे। यहाँ तक हमने स्टूडेंट्स देखा कि प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है कि अगर 1 घंटे में हमने कोई काम करना हो तो 59 मिनट्स हम उसको डिफ़ाइन करने में लगाने चाहिए, और जब हम उसको अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर लेंगे तो फिर 1 मिनट में वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको फिल करवाई है, ठीक है। इसमें से नेक्स्ट जो है वो अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ इसमें इस पेज में बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें ये भी बताइएगा कि इसमें से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या याद करने वाली हैं। तो इसमें आप देखें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के अंदर जितने भी स्टेप्स आएंगे वो सारे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में आपने जो है इसकी पहले तो डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद क्या है कि इसकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं कि हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कैसे करते हैं अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है। इफ़ द प्रॉब्लम इज़, डेफिनेशन के बाद जहाँ से आप शुरू कर सकते हैं कि इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड वेल देन वी कैन यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़। ये स्ट्रेटजीज़ लिख दें, ठीक है जी। स्ट्रेटजीज़ में तो हैं ही एक एक 2-2 लाइनें और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी आप स्ट्रेटजीज़ लिख सकते हैं। और स्पेशली जो है ये आप अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट ज़रूर दें, ठीक है जी। इसको हाईलाइट करके दें, मार्कर से उसकी हेडिंग दें कि इम्पोर्टेंस ऑफ द जो है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, उसमें आपने ये कोट दें तो आपका बहुत अच्छा जो है वो एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट जो अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम है, नेक्स्ट पॉइंट, वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है, ठीक है जी। और कोई एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, तो यू कैन आस्क मी फ्रीली एट एनी टाइम by using your phone, your call, your message. I will attend your call, I will answer your message. Feel free to contact me. Okay, next lecture के लिए तक के लिए अल्लाह हाफिज़।